सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका कि नाम है किंग्स फार्मर्स एट टाउन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब 1900 बीसी में हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हुआ, उसके बाद देवर द सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस ऑन दैट रीजन। उस रीजन पे, उसके अगल बगल रीजन पे बहुत सारे तरह का डेवलपमेंट शुरू हो गए थे। ठीक है, तो किस तरह का डेवलपमेंट थे वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल उसी टाइम पे उसके बाद ऋग्वेदा का कंपोज हुआ। ऋग्वेदा एक ऐसा बुक है जहाँ पे कि बहुत सारे गॉड गॉडेस का राइम्स लिखा हुआ है, यानी कि जो भी आज हम लोग जैसे आरती वगैरह पढ़ते हैं शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, वो उस तरह का राइम उस ऋग्वेदा में लिखा हुआ है। वो ऋग्वेदा का कंपोज कब हुआ था तो कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है ऋग्वेदा कंपोज होने का। उसका डेट है मतलब 1500 बीसी टू 1000 बीसी के बीच में ही वो ऋग्वेदा कंपोज हुआ था। और किस किस तरह का डेवलपमेंट हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंड होने के बाद, तो एग्रीकल्चर सेटलमेंट बहुत जगह पे इमर्ज होने लगे थे। साथ में ही न्यू तरह का डिस्पोजल, जो डेड डिस्पोजल होता था वो नए नए तरह के होने लगे थे। मतलब कि डेड डिस्पोजल के साथ आयरन टूल्स और साथ में वेपन्स का भी वो साथ में डिस्पोज करते थे। और उसके साथ में 6th सेंचुरी में किंगडम और अम्पायर के बारे में हमारे हिस्टोरियंस को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गए। और ये एक तरह से इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब नए किंगडम, नए एम्पायर और न्यू टाउन्स के बारे में पता चला। अब 6th सेंचुरी के मतलब ये होता है कि 500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच के पीरियड के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं उसी को हम लोग 6th सेंचुरी कहते हैं। 6th सेंचुरी बीसी का यहाँ पे बात हो रहा है, 6th सेंचुरी BCE। तो 6th सेंचुरी बीसी उसी को कहते हैं, यानी कि 500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच के बारे में। और इन सब का सोर्स हम लोगों को कहाँ से पता चलता है? जो हिस्टोरियंस है, जो आर्कोलॉजिस्ट है, उन लोगों को कहाँ कैसे पता चलता है कि जो किंग और किंगडम जो इमर्ज हुए या फिर उस समय पे किंग थे या नहीं थे, इसका सोर्स कहाँ से पता चलता है? तो इसका सोर्स है इंस्क्रिप्शंस है, टेक्स्ट है, कॉइन्स है और जो विजुअल मटेरियल्स है। जो भी आर्कोलॉजिस्ट मतलब जो इनग्रेव करके जो विजुअल मटेरियल उनको नज़र आता था, उससे उन लोग पता लगा। इंस्क्रिप्शन उसको कहते हैं, कोई भी एक स्टोन है उस पे जो इनग्रेव करके जो भी चीज़ लिखा जाता है, आज भी आप लोग बहुत जगह पे देखे होंगे, जैसे मंदिर में या अलग अलग जगह पे वो एक स्टोन पे इनग्रेव करके किसी का नाम या कुछ भी किसी भी एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखा जाता है, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो जो हमारे हिस्टोरियन थे उन लोग को भी इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। अब वो इंस्क्रिप्शन जो था पहले वो इस हिंदी लैंग्वेज में या संस्कृत लैंग्वेज में ऐसा सारा इंस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ था, वो एक अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिसको कि बाद में, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक भी है इस चैप्टर का, प्रिंसेप एंड पियादसी। जो जेम्स प्रिंसेप है वो 1830 में इसको डिसाइफर करते हैं। कौन कौन सा लैंग्वेज को? ब्राह्मणी और खरोस्ती। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप जो है ये मिंट ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और ये ब्राह्मणी और खरोस्ती लैंग्वेज को डिसाइफर करते हैं। और ये डिसाइफर ब्राह्मणी और खरोस्ती लैंग्वेज कैसे करते हैं? तो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स की मदद से, यानी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को वो मतलब रीड किए, उसके ऊपर रिसर्च किए और बहुत सारे कॉइन्स को भी देखे, उसके बाद ये ब्राह्मणी और खरोस्ती लैंग्वेज को डिसाइफर करते हैं। और हमारे उस समय पे जब ये डिसाइफर हुआ तो ये एक तरह से हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जैसे ही ये जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर करते हैं दोनों लैंग्वेज को, उसके बाद से जो यूरोपियन स्कॉलर थे और जो इंडियन स्कॉलर थे वो अलग अलग लैंग्वेज को धीरे धीरे डिसाइफर करना शुरू किया और फिर वो एक लाइनेज बनाने लगे कि अलग अलग जो इंस्क्रिप्शन मिला या अलग अलग जो कॉइन मिला उससे वो लाइनेज बनाए कि किस किस टाइम पीरियड में कौन कौन सा अंपायर रूल किया है या कौन कौन सा डायनेस्टी रूल किया है। जैसे कि जो मौर्यन अंपायर रूल किया, फिर गुप्ता अंपायर रूल किया, और उसके बाद भी जो अलग अलग छोटा मोटा जो अंपायर रूल किया है वो इसी की मदद से वो हिस्टोरियन लोग हमारा पता लगा पाए। किनके मदद से? जो जेम्स प्रिंसेप जो सबसे शुरू में जो भी ब्राह्मणी और खरोस्ती लैंग्वेज को डिसाइफर किए उसके बाद से हैं। उसके बाद जो हमारा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, पियादसी। पियादसी का जो वर्ड है ये ऐसा मतलब हिस्टोरियन मानते हैं कि पियादसी जो वर्ड है वो किंग अशोका के लिए यूज़ किया गया है। किंग अशोका एक बहुत ही अच्छे और एक वेल मेंटेन जो वो अपना अंपायर चलाते थे, वो मतलब वो बुद्धिस्ट रिलीजन था, उस पर भी बहुत ज़्यादा मानते थे। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उनके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है और उनको पियादसी से कंपेयर किया है। पियादसी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी एक तरह से लोगों के चहीते। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 2 जिसका कि नाम है द अर्लीस्ट स्टेट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6th सेंचुरी में इंडियन हिस्ट्री का जो था वो एक तरह से बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि इस समय पर जो अर्ली स्टेट थे, सिटीज़ थे, इन सब का डेवलपमेंट हो रहा था। उसी के साथ यूज़ ऑफ आयरन और डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज भी हुआ, यानी कि आयरन का यूज़
उस समय पे बहुत ही ज़्यादा होने लगा था। और साथ में जो डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज है, यानी कि कॉइन्स का भी उस समय पे डेवलपमेंट होने लगा था, यानी लोग कॉइन्स का भी यूज़ करते थे। उससे पहले लोग एक तरह से बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, लेकिन इस समय पे लोग कॉइन का यूज़ करने लगे थे, यानी हिस्टोरियंस या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन लोगों को कॉइन मिलना शुरू हो गए थे। और जो उसके बाद जो उन लोगों का, वहाँ के लोगों का जो थॉट था, यानी कि कैसा वो लोग सोचते थे, ये भी हम लोग को पता चलता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म टेक्स्ट से, ठीक है। और जो महाजनपद है उसमें से जो 16 स्टेट है उसमें से कुछ स्टेट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाजी, मगध, पांचाल, गांधार और भी अलग अलग जो बहुत सारे जो महाजनपद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद थे। इन सब स्टेट पे जो रूल करता था वो एक किंग रूल करता था, या फिर जो गानाज या संगाज लोग रूल करते थे। गानाज और संगाज क्या होते हैं? तो गानाज संगाज वो होते हैं यानी एक कलेक्टिव जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो लोग एक डिसीजन लेते हैं और उस स्टेट को चलाते हैं, उसी को हम लोग गानाज या संगाज बोलते हैं। और उस गानाज और संगाज का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? राजा भी बोलते हैं, ठीक है। उसी में से जो महावीर और बुद्धा थे ये भी एक गानाज का एक तरह से पार्ट थे। दिस वर द पार्ट ऑफ द गानाज। हर एक महाजनपद का एक कैपिटल होता था। जैसे कि अभी भी हम लोग का जो अलग अलग स्टेट है उसका जो कैपिटल होता है, उसी तरह से जो उस समय भी जो भी महाजनपद होता था उसका हर एक महाजनपद का एक कैपिटल होता था। वो जो कैपिटल था वो फोर्टिफाइड होता था, यानी चारों तरफ से घेराबंदी होता था। और हर एक कैपिटल में मतलब एक स्टैंडिंग आर्मी होता था, ब्यूरोक्रेट्स होता था, यानी कि आज के तौर पे देखा जाए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखने का कोशिश करते थे उस समय पे भी लोग। 16वीं सेंचुरी BC में जो ब्राह्मण थे उसमें ब्राह्मण क्या करते हैं कि धर्म सूत्रा लिखते हैं, एक संस्कृत टेक्स्ट लिखते हैं जिसका कि नाम रहता है धर्म सूत्रा। उसमें की नॉर्म्स ऑफ रूल लिखा जाता है कि यानी कि लोग कैसे रहना है, क्या करना है, और हर एक आदमी को अलग अलग कैटेगरी में मतलब उसी समय पे बांटा जाता है। उसी समय पे जो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे क्षत्रियों को क्या काम दिया जाता है कि आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, किससे? पीजेंट से, ट्रेडर्स से, और मतलब अपने सब्जेक्ट का देखभाल कीजिए, यानी टेक केयर ऑफ योर सब्जेक्ट, और उनसे टैक्स कलेक्ट कीजिए। और उस समय पे जो रेड था, रेड ऑन द नेबरिंग इज़ लेजिटिमेट वे टू एक्वायर द वेल्थ। और उस समय पे जो अगर मान लीजिए आप किसी अलग किंग पे या अलग जो डायनेस्टी है उस पर या जो अलग एरिया पे अगर आप रेड करते हैं या हमला करके जो भी आप वेल्थ इकट्ठा करते हैं उसको एक तरह से लीगल माना जाता था। किस में? धर्मसूत्रा में। अब हम लोग आते हैं 2.2 टॉपिक पे। द फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद, जिसका कि नाम था मगध। मगध एक बहुत ही बड़ा प्रॉस्पेरियस और एक वेल सेटल महाजनपद था, और वो एक बहुत ही पॉपुलर महाजनपद था। पॉपुलर इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि वहाँ का जो लैंड था, वहाँ पे का जो सॉइल था वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट था। और जो वहाँ पे आयरन माइंस भी जो था वहाँ पे पाया जाता था, जैसे कि आज का जो हम लोग को झारखंड है वो उस समय पे मगध रीजन में ही आता था। तो वहाँ पे भी आयरन माइंस मिल जाता था। वहाँ से फिर एलिफेंट और कंपोनेंट फॉर द आर्मी जो कि फॉरेस्ट से मिलता है वो भी मिल जाता था, क्योंकि इस एरिया में जो फॉरेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जैसे कि एलिफेंट या फिर जो भी आर्मी के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए होता है वो फॉरेस्ट से मिल जाता था। और एक चीप कम्युनिकेशन था, इसलिए जो महाजनपद है अगर ज़्यादातर देखा जाए तो चीप कम्युनिकेशन की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। क्योंकि वहाँ पे गंगा और ट्रिब्यूटरी था उसका, गंगा का, उससे जो कम्युनिकेशन होता था या फिर जो भी ट्रेड होता था वो बहुत ही चीपली और ईजिली होता था। इसके वजह से भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरस था। प्लस में जो बुद्धा और जैना टेक्स्ट में मगध के बारे में बताया गया है कि वहाँ का जो सबसे बेस्ट रूलर थे वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदा। इनके बारे में बताया गया है कि वो जो मगध रीजन के सबसे बेस्ट रूलर थे। और इससे पहले जो मगध का जो कैपिटल था वो राजगिरी था। राजगिरी यानी कि अभी का जो राजगीर है बिहार में, वो इसका कैपिटल था। राजगिरी का मतलब होता है जो राजाओं का रहने का प्लेस, यानी कि एक तरह से बोला जाए द प्लेस वेयर किंग्स लिव्स। इसी को हम लोग उस समय पे मतलब राजगिरी इसीलिए नाम दिया गया था। और जो राजगीर था वो फोर्टिफाइड था और एक हिल पे जो राजगीर जो जगह है वो बसा हुआ है। फिर बाद में उसको वहाँ से शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा किया गया, जो कि आज के टाइम पे पटना है। तो बाद में फिर जो मगध का जो कैपिटल था उसको पाटलिपुत्रा यानी आज के टाइम के पटना को में शिफ्ट किया गया। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। दैट्स इट।